अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम ये एहतजाज हो रहा है। चमन में जो धरना जारी है, जो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं उनसे मुताल्लिक यहाँ पर नौजवानों ने तकरीरें भी की और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा हैं, उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की। आइए आपको कुछ गुफ्तगू सुनवाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या बात हुई यहाँ पर और उनके मुतालबात क्या हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फरमान वज़ीर मौजूद हैं यहाँ पर, जिन्होंने पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सिलसिले एहतजाज था नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने। इनसे कुछ जानते हैं कि क्या मसाइल हैं, क्यों ये एहतजाज कर रहे हैं पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग, और यहाँ पर जो पख्तून लोग हैं उनके इस वक्त के मसाइल क्या हैं। जी बताइएगा। ये एहतजाज तो बेसिकली चमन में रियासत की तरफ से, रियासती अस्करी इदारों की तरफ से वहाँ के मकामी लोगों पर और वहाँ पर अमन एहतजाज पर लाठी चार्ज और तशद्दुद के ख़िलाफ़ हमने ये एहतजाज किया है। असल में मसला ये है कि पिछले 8-9 महीने से रियासत ने एक फ़ैसला सुनाया है। उस फैसले के मुताबिक ये एक नेशनल पॉलिसी के तहत ये फैसला सुनाया है कि चमन बॉर्डर और साथ साथ अफ़गानिस्तान के साथ जहाँ जहाँ पे हमारे गेट है वहाँ पे पासपोर्ट और इसके अलावा जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है इसके वो आइंदा के लिए लागू होंगे। तो ये फ़ैसला असल में 24 घंटे के अंदर अंदर ये फ़ैसला सुनाना फिर इम्प्लीमेंट करना ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पॉलिसी बनाने के लिए फिर पहले वहाँ के कंसर्न लोगों के साथ बैठना होता है, वहाँ के बिजनेसमैन के साथ, वहाँ के लोकल्स के साथ, उनकी राय, उनकी सोच, उनके पूरा सब कुछ इकट्ठा करके फिर उसके बाद रियासत पॉलिसी बनाता है। और उस पॉलिसी से पहले फिर वहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, फिर पॉलिसी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप कुछ काम होते हैं। लेकिन यहाँ पे अचानक 24 घंटे के अंदर अंदर पासपोर्ट का फ़ैसला जो है एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस बॉर्डर के दोनों पार एक ही कबीले के लोग रहते, एक ही ख़ानदान के लोग रहते। कुछ हमारे बच्चे इस तरह है कि अफ़गानिस्तान साइड पे रहते लेकिन पढ़ाई स्कूल वगैरह वो यहाँ चमन में वो पढ़ते, और साथ साथ चमन के कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके घर यहाँ पे है, इस साइड पे है, लेकिन वो कारोबार के लिए दूसरी तरफ जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे कई हज़ार पैदल जो है वो लोग चमन बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और वहाँ पे लाखों, दोनों साइड पे लाखों आबादी है। और अगर हम रियासती सतह पे इस पॉलिसी को देख ले तो क्या हमारा गिलगित बल्तिस्तान में इसी तरह की कोई पॉलिसी आई है, वहाँ पे कौन सी पॉलिसी है, और साथ साथ दुनिया के बहुत सारे ममालिक है जहाँ पे मतलब एक दरमियाना रास्ता रियासत इख्तियार करता है और फिर वहाँ के मकामी लोगों के साथ मशावरत के बाद उनके साथ सब कुछ डील करके फिर दोनों मुल्कों के दरमियान बात होती है और उसके मुताबिक उनको फिर रिलीफ दी जाती है, बिज़नेस में भी, आने जाने में भी, हर चीज़ में। लेकिन ये 24 घंटे के अंदर अंदर आर्मी चीफ का एक बनाया हुआ एक पॉलिसी है, तो उसको फ़ौरन इम्प्लीमेंट करना। और इसके ख़िलाफ़ वहाँ के एक इम्पॉर्टेंट बात कि वहाँ के मकामी लोग इसके ख़िलाफ़ पुरअमन तरीके से 8 महीने से बैठे हुए हैं। उनका 100% रोज़गार ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे बाज़ारें बंद है, वहाँ पे लोगों को अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में वहाँ रहने में बहुत मसले मसाइल है, वहाँ तालीम पे इसका असर है, वहाँ रोज़गार पे इसका असर है, वहाँ मतलब वो हालात कुछ इस तरह बन चुके हैं कि हम रियासती कोशिशों से उसको इलाका गैर बना रहे, उसको हम कंट्रोल में नहीं लाना चाहते। अब आप खुद अंदाज़ा लगाए कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी बड़ी पॉलिसी को कैसे आगे ला सकते और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते। ये तो असल में वहाँ के मकामी लोगों को रिलीफ देना, एक प्रॉपर रियासती सतह पे पॉलिसी बनाना जो है वो इनका मकसद नहीं है। इनका बेसिक मकसद वहाँ के पूरे बिजनेस, सारी सड़कें, सारे बाज़ार, सारे बॉर्डर, सारे वसाइल अस्करी इदारे अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। अस्करी इदारे जो है वहाँ के सारे बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते, और वहाँ से जो रेवेन्यू अगर हम देख ले इन वसाइल से और इन बॉर्डर के बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहाँ जाता है? वो तो रियासत में यहाँ पे
आम आवाम की फलाह बहबूद पे या यहाँ की तरक्की पे नहीं, बल्कि चंद अस्करी कुव्वतों को, चंद लोगों को, चंद ऑफिसर्स को ये सारा रेवेन्यू जो है उनके पर्सनल अकाउंट में जाता है, जिसके ज़रिए वो बाहर भी जजीरे बनाते हैं, जिसके ज़रिए वो अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदते और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते। मुख्तसर बात यह है कि वहाँ के लोगों के साथ जो रवैया है वो अपने रियासत का रवैया नहीं है, वो ऐसे है कि रियासत ने उन पे एक कब्ज़ा किया हुआ है, उनको ट्रीट ऐसे किया जा रहा है। 350 से ऊपर लोग वहाँ फ़ौजी किले में कैद है और इसके अलावा 150 से ऊपर लोग ज़ख्मी है और वहाँ पे 2-3 लाशें जो गिरी है। तो उनको बातों से नहीं, उनके साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मसले हल करने की कोशिश आज तक हुई ही नहीं है। रियासत ने एक कोशिश नहीं की है। फिर जाके वो लोग इश्तियाल पे नहीं उतरे थे, बल्कि रियासत ने जाके वहाँ के उनके खेमे, उनके सारी चीज़ों को आग लगा दी, तोड़ फोड़ की, वहाँ मौजूद नौजवानों को, जिम्मेवारों को इसने गिरफ़्तार किया। उसके बाद ये सब कुछ, ये सारे लोग जो है मोबिलाइज हो गए, इन लोगों में गुस्सा आया और वो थोड़ा सा जो भी आप इसको कहते हैं, मतलब वहाँ पे लोगों ने अपने हक़ के लिए बात की और रियासत ने ये कोशिश की है उनको इस स्टेज तक पहुँचाने में। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में ये बात अक्सर हमारे जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया है, जो दीगर नौइयत का मीडिया है, वो भी, उसमें भी ये बात बार बार की जाती है कि आप लोग जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और कोई पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं, इस वजह से आप जो है वो इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख़्याल में इस रियासत के पास और जो मीडिया के हैं या बाकी जो लोग हैं, इन सब के पास हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी सामने पड़ा है और उस कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कोई ऑफिशियल हमारे डॉक्यूमेंट्स होते नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन का यही तरीक़ाकार है। तो अगर हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को देख ले तो जितनी बातें आपने यहाँ पे मेंशन की है, मेरे ख्याल में उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद उन सबको ये जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात, आज यहाँ हम खड़े हैं, हमने कौन सी बगावत की बात की है, हमने कौन सी एंटी स्टेट बात की है? हाँ, एक बात वाज़ेह है कि अगर इस रियासत ने हमारे ऊपर जेट तैयारों से बमबारी की है, इसके रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने 5000 से ज़ायद बम जो है फाटा पे गिराई है, इनके रिपोर्ट से। अब वहाँ पे टैंक आ रहे हैं, वहाँ पे हमारे 1 लाख से ऊपर घर मस्मार हो गए, 36 हमारे जो लोकल बाज़ारें थी वो भी वो सारे बाज़ार मस्मार हो गए। तो आप मुझे बता दें कि इसके रिएक्शन में हम यहाँ आके लोगों में मिठाई तकसीम करें? हम कौन सी मीठी बात करें? हमसे अच्छी, मतलब ऐसी मीठी बातों की तवक्को करना भी इनकी बेवकूफ़ी है। हम फरियाद कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम चीख रहे हैं। बाकी रही बात इस इस्टेब्लिशमेंट की या इसने जो पाले हुए प्रोपेगंडा, ISPR का जो प्रोपेगंडा है, ये पहले दिन से, हम तो 2018 में PTM उठा है। हम ये पूछ रहे हैं कि 2001 के बाद ISPR के क्या सारे बयानात, क्या सारे रिपोर्ट ठीक है? मैं गारंटी देता हूँ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में हमें चैलेंज करें, मशर मंजूर पश्तीन को चैलेंज करें, हम वहाँ के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ आपकी सुप्रीम कोर्ट में बैठ के हम लाइव कैमरे पे ये प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, ये फैसले सुनाना चाहते हैं कि क्या हमने इस रियासत के ख़िलाफ़, क्या इस हद तक हम जा चुके हैं जो ये प्रोपेगंडा कर रहे हैं? क्या वहाँ पे लोगों को वाकई इन्होंने दहशतगर्द मारे? ये जो कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों का कमर तोड़ दिया है, कौन से कमर की ये बात कर रहे? पूरे पश्तूनख्वा बेल्ट में तो दहशतगर्द दोबारा आ चुके, फिर ये कौन? और पहले ये लाखों की तादाद में दहशतगर्दों की तादाद बता रहे और बाद में ये खुद 5000 भी नहीं। ISPR की रिपोर्ट आप देख ले, वेबसाइट देख ले कि वहाँ पे कितने दहशतगर्दों को मारा है। तो फिर ये कमर कहाँ से आपने तोड़ी? मैंने पहले भी ये बात की है, हत्ता कि DG ISPR के सामने एक दफ़ा मैंने ये सामने बात की थी कि आप इन ऑपरेशन के ज़रिए दहशतगर्दों को एक डिस्ट्रिक्ट से, एक इलाके से दूसरे इलाके में फैला रहे हो। ये जो आग है, ये आप खुद एक स्ट्रेटजी के तहत फैला रहे हो, क्योंकि पहले सिर्फ साउथ वजीरिस्तान में से ये सब कुछ हो रहा था, उसको कंट्रोल किया गया। ये 2 लाख फौजी जो फाटा में बैठे हुए, ये किस लिए बैठे हुए? ये जो एक ट्रक, एक छोटी गाड़ी इनके टैक्स के बगैर वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, फिर ये इतने बड़े बड़े दहशतगर्द कहाँ से पहुँच जाते हैं? ये इतने प्रोटोकॉल के साथ कहाँ से, कैसे पहुँच जाते? तो ये एक स्टेट की पॉलिसी है। का वक्त हो गया है, मैं माजरत खाऊँ, आपकी गुफ्तगू जारी थी। आपकी मुलाकात DG ISPR के साथ हुई, मेरी आज तक नहीं हुई, ये भी मेरे लिए खबर है।
वो FC कॉलेज लाहौर में एक इवेंट में आए थे और वहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट भी था और उस सोसाइटी में जिम्मेदार भी था। तो ये स्टूडेंट लाइफ में मैंने उसके साथ की। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना गुफ्तगू सुनाई। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।